स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम 12th क्लास की फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर में कैपेसिटेंस को पढ़ लिया था। आज हम एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस वो पढ़ेंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस एंड एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट एरिया, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस पढ़ेंगे हम। पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, इनको हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस होता क्या है। देखिए, energy stored in parallel plate capacitance। हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है वो पढ़ेंगे। देखिए, लेट अस से दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस है, जैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसकी बता रही है। इसमें हम देखेंगे कि एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी स्टोर करने के लिए इसके अंदर चार्ज का स्टोर होना बहुत ज़रूरी है। अगर चार्ज स्टोर होगा, चार्ज को हम कहाँ से लेके आए होंगे? इन्फिनिटी से लेके आए होंगे। फ्रॉम इन्फिनिटी से हम चार्ज लेके आए हैं। लेट अस से दिस इज प्लस क्यू चार्ज, और इसी तरह इस दूसरी प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज, इसको भी कहाँ से लेके आए होंगे? फ्रॉम इन्फिनिटी। अब जब हम इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ पे इस प्लेट के ऊपर लेके आए होंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ा होगा? कुछ ना कुछ वर्क डन हमको करना पड़ा होगा, कोई कार्य करना पड़ा होगा। उस वर्क डन को हम निकाल लेंगे। सबसे पहले वो वर्क डन, लेट अस से हमने जो वर्क डन किया, स्मॉल वर्क डन किया, जिसको DW बोलते हैं, वो क्या होगा और वो DW होगा क्या? हमें पता है जो पोटेंशियल होता है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है उसको हम DW से दिखा सकते हैं। हमने अगर स्मॉल वर्क किया है तो चार्ज भी क्या स्टोर हुआ होगा? स्मॉल चार्ज स्टोर हुआ होगा। तो यहाँ से अगर मैं DW निकालूँ, वो DW क्या होगा? V इंटू DQ। V इंटू DQ हमारा क्या होगा? वो DW होगा। अब हम अगर मैं कैपेसिटेंस की फॉर्म में लिखूं, वी नो कि Q क्या होता है? CV होता है। Q क्या होता है? CV। और यहाँ से V निकाल तो क्या होगा? कैपेसिटेंस की फॉर्म, हमने कैपेसिटेंस को पढ़ा था ना पिछले लेक्चर में, तो Q क्या होता है? CV। तो यहाँ से अगर मैं V निकालूं तो V क्या होगा? Q/C। V क्या होगा हमारा? Q/C। ये 1 इक्वेशन है, दिस इज 2 इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा? देखो, DW क्या हो जाएगा? DW V की जगह क्या लिख सकते हैं हम? Q/C और DQ। ये हो गया हमारा। अब ये क्या है? एक स्मॉल वर्क डन है। हमें निकालना क्या है? टोटल वर्क डन। जो पूरा टोटल हम इन्फिनिटी से यहाँ तक इस चार्ज को लेके आए होंगे, तो उसके लिए हमें क्या लिखना है? स्मॉल वर्क, टोटल वर्क डन निकालना है। पहले इसके लिए वर्क डन अगर उसने यहाँ कुछ चार्ज नहीं था तो वर्क डन क्या हुआ होगा? इनिशियली 0 होगा। लेकिन फिर क्या किया होगा? चार्ज अगर यहाँ इनिशियली 0 था, फिर कितना हो गया? Q चार्ज हो गया बाद में। अगर 1 को लूँ मैं तो बाद में क्या चार्ज हो गया? Q। तो टोटल वर्क डन होगा जो हमारा इंटीग्रेशन 0 टू Q अगर हम करेंगे तो DW, तो वो क्या होगा? टोटल वर्क डन। इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे 0 टू Q, Q/C DQ। तो ये अगर 0 से Q चार्ज बनाने के लिए स्मॉल वर्क डन DW से कितना हो जाएगा? टोटल वर्क डन W। और जो ये 1/C जो कैपेसिटेंस है, ये क्या है? बाहर हम कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है Q के रिस्पेक्ट में वो। तो ये 0 टू Q इसको इंटीग्रेट किसको करेंगे? Q DQ को विद रिस्पेक्ट टू DQ करेंगे। तो अब यहाँ से अगर मैं वर्क डन निकालूं तो वो क्या होगा? 1/C। अगर Q का इंटीग्रेशन करूँ तो मैं क्या आएगा? Q²/2, क्योंकि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n+1 डिवाइड में n+1। तो Q का क्या हुआ? Q की पावर 1 है तो Q की पावर 1+1 2 और डिवाइड बाय 1+1 2, और लिमिट क्या पुट करेंगे? 0 टू Q। अब यहाँ से अगर मैं वर्क डन निकालूं तो ये क्या होगा? 1/C। तो क्या है ये? लिमिट पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो Q² बाई Q की जगह Q लिखेंगे /2
लोअर लिमिट 0 है तो क्यू की जगह 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। तो वर्क डन जो हमारा आया होगा वो 1/c क्यू स्क्वायर बाई 2, 1/c क्यू स्क्वायर बाई 2 क्या आया होगा हमारा वर्क डन आया होगा। जो वर्क डन होता क्या है, जो टोटल वर्क डन होगा वही क्या होता है एनर्जी स्टोर्ड U, तो ये W, तो ये क्या हुआ 1/2 Q का स्क्वायर बाई C, Q स्क्वायर बाई C, ये क्या आ गया हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। अब देखिए हमें पता है कि Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं CV भी लिख सकते हैं। Q की जगह क्या लिख सकते हैं, क्योंकि Q क्या होता है देखो हमने यहाँ दिखा रखा हुआ Q इज इक्वल टू CV होता है। तो Q की जगह अगर मैं CV लिख दूं तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 C स्क्वायर V स्क्वायर बाई C, एक C हमारा कैंसिल हो जाएगा 1/2 CV स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड की ये भी क्या हो सकता है 1/2 CV स्क्वायर से भी हम एनर्जी स्टोर को दिखा सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं इसको आगे निकालूं 1/2 CV इंटू V, और हमें पता है CV क्या होता है Q, तो 1/2 QV, ये भी क्या होगा हमारा एनर्जी। तो एनर्जी स्टोर्ड के कितने फार्मूले निकले हमारे, फर्स्ट फार्मूला 1/2 Q स्क्वायर बाई C, सेकेंड फार्मूला 1/2 CV का स्क्वायर, थर्ड फार्मूला 1/2 QCV। ये हमारे फार्मूले आए हैं एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट के लिए। 1/2 Q स्क्वायर बाई C, 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 QV इज इक्वल टू VU। यही क्या है हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट। अब हम नेक्स्ट करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या करेंगे पर यूनिट वॉल्यूम अगर निकाल लेंगे तो। एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम। क्या निकालनी है हमें, पर यूनिट वॉल्यूम निकालनी है। तो ये क्या होगी एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि डिवाइड बाई वॉल्यूम अकेला कर देंगे हम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए इसके लिए है क्या, हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये, इनके बीच की डिस्टेंस अगर मैं d मान लूँ, ये दिस डिस्टेंस इज d, ये वाली डिस्टेंस कितनी है d है, और एरिया मान लेता हूँ मैं, एरिया इज इक्वल टू a, एरिया क्या होगा a है हमारा। तो इसमें एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम हमें निकालना है। तो देखिए एनर्जी स्टोर्ड का हमने फार्मूला निकाला है, जो एनर्जी स्टोर हुई थी U बाई क्या लिखेंगे इसको वॉल्यूम। तो अभी हमने पिछले टॉपिक में निकाला था एनर्जी स्टोर्ड के 3 फार्मूले निकालने थे ना, एक फार्मूला उनमें से क्या था हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर था। तो डिवाइड बाय पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया क्या है इसका A इंटू डिस्टेंस कितनी है D, क्योंकि ये वॉल्यूम बन गया ना, मीटर का क्यूब बन गया, ये वॉल्यूम हो गई हमारी। अब हमें पता है कि जो C होता है कैपेसिटेंस, हमने पिछले लेक्चर में किया था कैपेसिटेंस फॉर ए पैरेलल प्लेट, कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट, जिसको C से दिखाते हैं एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है। पैरेलल प्लेट के लिए कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है। ये हमने पिछले लेक्चर में किया था, अगर आपको नहीं पता है इस चीज़ का तो आप पिछले लेक्चर की वीडियो देख सकते हैं, जिसमें C क्या होता है कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है। तो यहाँ से अगर मैं इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दूँ कैपेसिटेंस की, तो क्या आएगा देखो
एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम है जो, वो क्या आ जाएगी हमारी, देखिए हाफ सी की जगह क्या, ये जो सी है इसकी जगह क्या पुट करेंगे हम, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, क्योंकि ये कैपेसिटेंस होता है एनर्जी स्टोर्ड, कैपेसिटेंस होता है जो पैरेलल प्लेट के लिए कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, इनटू ये क्या है v का स्क्वायर डिवाइड बाई एरिया इंटू डी। अब यहां से देखिए आप, जो ये एरिया है और ये एरिया है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, डिवाइड किया तो एरिया और एरिया दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो यहां से एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम क्या आया, 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हुआ v स्क्वायर बाई डी का स्क्वायर, v स्क्वायर बाई डी का स्क्वायर। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 एप्सिलॉन नॉट v बाई डी का स्क्वायर, v बाई डी सारे का होल स्क्वायर कर देंगे हम। अब देखिए हमने पीछे पढ़ा था कि पोटेंशियल को लीनियर डिस्टेंस से हमने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, जिसको क्या बोलते हैं, वेयर v बाई डी क्या होता है, v बाई डी को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है हमें पता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, जो v बाई डी क्या होता है, E के इक्वल होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। तो यहाँ v बाई डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 एप्सिलॉन नॉट v बाई डी की जगह E लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये क्या आ गया हमारा, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम आ गया, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। वो क्या आया, 1/2 एप्सिलॉन नोट, ये एप्सिलॉन नोट है, ई का स्क्वायर, जो कि क्या होती है एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। अब हमने एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटेंस भी निकाला, और वो क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, और पर यूनिट वॉल्यूम भी निकाला। तो इसका मतलब क्या है, हमें क्यों जरूरत पड़ी कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम हम निकाल ले। अब देखिए, लेट अस से दिस इज ए कैपेसिटेंस जो 10 जूल एनर्जी स्टोर कर सकता है, और एक ये कैपेसिटेंस है जो 30 जूल एनर्जी स्टोर कर सकता है। अब कौन सा अच्छा होगा, ये 10 जूल वाला कैपेसिटेंस अच्छा होगा या 30 जूल वाला कैपेसिटेंस अच्छा होगा एनर्जी स्टोर्ड के मामले में। देखिए ऐसे ऐसे अगर देखो, एरिया क्या है इसका ज़्यादा है, और अगर मैं इसको इतने ही को, अगर मैं देखो रेड इतने ही एरिया को इसके अंदर में दिखाऊं, एक ये हो गया, 2 3 और बहुत सारे आ जाएंगे, जिससे देखो 30 जूल तो इन तीनों से ही हो गया, और भी एरिया कवर कर लेगा ये। इतने एरिया में हम अगर ये छोटे छोटे लगाएं तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। इसीलिए एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कम से कम एरिया में कितनी एनर्जी को स्टोर कर पा रहे हैं। हम एनर्जी को स्टोर करना बड़े एरिया में, दैट्स नॉट ए डिफिकल्ट थिंग, लेकिन बड़ी चीज़ क्या है कि हम कम से कम एरिया में कितनी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। अगर हम कम से कम एरिया में एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं तो मटेरियल की कमी, मटेरियल हम कम यूज करेंगे, और जहाँ यूजेबिलिटी है, जो हमारे सुटेबल फॉर यूज भी होगा, वो किसी बड़े जगह पे, मान लो हमें 30 जूल का एनर्जी स्टोर का कैपेसिटेंस लगाना है, वो तो बहुत बड़ा बने, और तो क्या हो, वो हम लगा ही ना पाए अपने इंस्ट्रूमेंट में, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए पर यूनिट वॉल्यूम, जो मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा एनर्जी स्टोर करता हुआ कैपेसिटेंस होगा, वो हमारे लिए क्या ज़्यादा बेनिफिशियल होगा।
इसलिए ये 30 जूल वाले की जगह 10 जूल वाला हमसे इसे बेटर है एनर्जी स्टोर करने में, तो ये अच्छा होगा 30 जूल वाले कैपेसिटर से। ओके, अब हम देखेंगे इनके कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के कॉम्बिनेशन देखते हैं कैसे होते हैं। फर्स्ट देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस बोलो या कैपेसिटेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन। कैपेसिटेंस को हमने किस में जोड़ दिया, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ दिया। कैसे, देखिए मतलब कि एक ही वायर के साथ इनको जोड़ दिया। अगर मैं 3 लूं तो ये क्या है, C1 फर्स्ट कैपेसिटेंस, सेकंड और C3 थर्ड कैपेसिटेंस है। इनको किस में जोड़ दिया, सीरीज में हमने जोड़ दिया है। अब हमें पता है रेजिस्टेंस से भी हम देखते आ रहे हैं, जब भी एक वायर में इकट्ठी एक ही वायर होगी उसमें से करंट क्या करेगा, सेम फ्लो करेगा, जो करंट होगा वो अलग अलग नहीं होगा। तो इसके थ्रू आउट दिस वायर करंट क्या करेगा, सेम फ्लो करेगा। अगर करंट सेम फ्लो कर रहा है तो चार्ज भी क्या होगा, सेम होगा। तो हर एक कैपेसिटेंस का चार्ज ये कितना होगा, Q, चार्ज क्या होगा Q, लेकिन वोल्टेज या पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगा। हर एक कैपेसिटेंस का पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग। तो इसको V1 ले लेते हैं, इसको V2 और इसको V3। तो हम क्या लिखेंगे, कैपेसिटेंस of C1, C2 and C3 capacitor are connected in series which have equal charge because they are connected in series and different potential V1, V2 and V3। अगर हमें नेट पोटेंशियल निकालना है, V नेट अगर मैं निकालूं तो वो क्या होगा, V1, तीनों के पोटेंशियल को क्या कर देंगे हम, V2 प्लस V3, तीनों पोटेंशियल को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और हमें पता है कि Q क्या होता है, CV के इक्वल होता है। तो यहाँ से V क्या होगा, Q बाई C, V क्या होगा, Q बाई C। तो इसलिए Vn की जगह क्या लिख सकते हैं हम, Qn बाई Cn इज इक्वल टू V1 की जगह क्या लिख सकते हैं, Q1 बाई C1 प्लस Q2 बाई C2 प्लस Q3 बाई C3। अगर मैं यहाँ से क्या लूँ, चार्ज देखो Q, Q और Q तीनों इक्वल है, तो हर जगह चार्ज क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए Qn की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, Q बाई Cn, Q बाई C1, Q बाई C2 प्लस Q बाई C3, क्योंकि चार्ज थ्रू आउट क्या है, Q Q Q, हर जगह सेम है। तो हर जगह Q1, Q1, Q2 और Q3 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, Q को लिख सकते हैं। यहाँ से अगर Q कॉमन लूँ तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से भी Q आएगा और इस साइड इक्वल टू के इस साइड भी Q आएगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 1 बाई Cn इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये क्या आया, जब कैपेसिटेंस को किस में ऐड करते हैं हम, सीरीज में ऐड करते हैं, तो ये हमारा फार्मूला बनेगा 1 बाई Cn, मतलब कि C नेट 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये क्या है, अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस में क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता है डायरेक्टली ऐड, लेकिन कैपेसिटेंस में क्या होता है, इनवर्स करके इसको ऐड करना पड़ता है, जो आया हमारा, यह है हमारा कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन करूं, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, इनको किस में ऐड करना है, कैपेसिटर्स को पैरेलल में अगर मेरे को ऐड करना है तो क्या करेंगे हम, देखिए 3 कैपेसिटेंस ले लेते हैं, ऐसे ही उनको पैरेलली ऐड कर देते हैं। ये C1 है, C2 और C3,
और इनको कहीं आगे ऐड जोड़ रखा होगा सर्किट के साथ। तो अगर ऐसे है C1 C2 और C3 कैपेसिटेंस है, अब किस में है, पैरेलल में है, तो जो वायर डिवाइड हो गई आपस में, 1 2 3 और वायर हो गई, तो करंट क्या होगा, डिफरेंट फ्लो करेगा। करंट अगर डिफरेंट फ्लो करेगा तो इनमें से चार्ज भी क्या डिफरेंट फ्लो करेगा। तो यहाँ Q1 होगा, यहाँ Q2 होगा, यहाँ Q3 होगा। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज सेम फ्लो करती है। तो यहाँ वोल्टेज V होगी, यहाँ भी V होगी, यहाँ भी V होगी। यहाँ वोल्टेज डिफरेंट थी, चार्ज सेम था, यहाँ चार्ज डिफरेंट है और वोल्टेज सेम होगी। तो यहाँ से अगर मेरे को निकालना हो Q नेट, अगर मैं निकालूं तो वो क्या होगा, देखिए Q नेट होगा जो हमारा, वो क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल, हर एक चार्ज है जो ऐड हो जाएगा। तो Q नेट, Q होता क्या है हमारा, देखिए Q इज इक्वल टू CV होता है। तो Q इज इक्वल टू CV लिखूँ तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, C नेट इंटू V नेट इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3। लेकिन देखिए हर एक कैपेसिटेंस पे वोल्टेज तो क्या है, सेम है, मतलब V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V है, हर जगह क्या है, सेम है। तो यहाँ से V को क्या लिख सकते हैं, C नेट, और V की जगह, V नेट की जगह V, C1V प्लस C2V प्लस C3V और सो ऑन। तो यहाँ से अगर मैं C नेट निकालूं, कैपेसिटेंस नेट निकालूं, तो वो क्या होगा, V कॉमन आएगा, सब में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, और ऐसे ही अगर और कैपेसिटेंस हो गए तो ऐड होता चला जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस को क्या कर देते हैं, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, और सीरीज में कैपेसिटेंस को उनका रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं, जो जस्ट अपोजिट ऑफ, ये क्या है, जस्ट अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में इसका क्या होता है, अपोजिट होता है। रेजिस्टेंस में क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। इसलिए वो रेजिस्टेंस में जो पैरेलल में 1/R1 1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, सीरीज में होता है 1/C1, और पैरेलल में अपोजिट हो गया, जो रेजिस्टेंस में, ये रेजिस्टेंस में सीरीज में होता है। ओके, रेजिस्टेंस का ये अपोजिट है। होप सो कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। इससे आगे हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।